बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज़म। आज हम देखेंगे आइसोमेरिज़म किसे कहते हैं और आइसोमेरिज़म को जो है वो किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है। आइसोमेरिज़म ये होता है कि अगर एक ही कंपाउंड सेम कंपाउंड हो तो वो उसका जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन जब हम उसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने स्टार्ट करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो डिफरेंट हो जाता है। अब यहाँ पर एक फार्मूला दिखाया गया है 2Nc-4 + 1। अब ये n क्या है? ये n जो है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 4, 5, 6, 7। अब ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ जो है वो हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर अप्लाई होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता। हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है वो डिफरेंस देखने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर जो है वो इनका बेसिक डिफरेंस बताया गया है। अब यहाँ पर जो है वो कार्बन आइटम 4 यानी ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन यानी कि सिर्फ 7 तक। आइसोमेरिज्म नो डाउट इससे आगे भी होती है, लेकिन ये फॉर्मूला जो है ये जस्ट 7 कार्बन तक जो है वो अप्लाई होता है और बेसिकली पेपर के अंदर जो है वो इससे ज़्यादा फॉर्मूला पूछा भी नहीं जाता। आइसोमेरिज्म को नेक्स्ट 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, एक है स्ट्रक्चरल फार्मूला और एक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म उस आइसोमेरिज्म को कहते हैं कि जिसके अंदर कार्बन एटम्स की जो है वो अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकती है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन्स दोनों के ऊपर जो है ये अप्लाई होता है। अब इसकी जो है वो नेक्स्ट 5 टाइप्स हैं, एक है चेन आइसोमेरिज्म, दूसरी पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, चौथी मेटामर्स और पांचवी जो है वो टॉटोमर्स। अब सबसे पहले इसकी जो है वो आती है क्लासिफिकेशन की पहली टाइप है चेन आइसोमेरिज्म। यहाँ पर जो है वो सिर्फ डिफरेंस होता है नेचर मतलब कार्बन चेन का। अब ये देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ड्रॉ की हुई है, ये एंड पेंटेन है, ये पेंटेन के सेकंड के ऊपर जो है वो एक सब्स्टिट्यूशन है, ये सेकंड कार्बन के ऊपर जो है वो 2 सब्स्टिट्यूशन दिखाई गई हैं तो इसे न्यू कहा गया है। अब जो है वो कार्बन चेंज होने की वजह से जो है वो एन आइसो न्यू 3 जो है वो इसको आइसोमेरिज्म के नाम दे दिए गए हैं। अब यहाँ पर आ जाता है पोजिशनल आइसोमेरिज्म, और पोजिशन आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन। देखिए नाम से ही देख लें आप कि पोजीशन से ही समथिंग रिलेटेड है। अब जो है फंक्शनल ग्रुप फॉर एग्जांपल एक क्लोरो ग्रुप लगाया गया है तो 1 के ऊपर है, 2 के ऊपर है, 3 के ऊपर, 4 के ऊपर, सो जितने के ऊपर होगा उसको उस तरह से जो है वो साथ इलेबोरेट करके इसके आइसोमेरिज्म को दिखा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो कार्बन आइटम की अरेंजमेंट जो है वो सेम रहेगी। देखिए यहाँ पर भी कार्बन आइटम की अरेंजमेंट सेम है। जब हम इसको जो है वो नोमेनक्लेचर के थ्रू इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 रहेगा, ये भी 1 2 3 ही रहेगा। अगली जो है वो टाइप इसकी है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसके अंदर जो है वो फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट होता है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। अब ये देखिए यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर डाईमिथाइल ईथर और एथेनॉल दिखाया गया है। अब यहाँ पर जो है देखिए डाईमिथाइल ईथर के अंदर 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 कार्बन है, इसके अंदर 3 3 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है। यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन जो है वो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाने की वजह से जो है वो इसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के अंदर डाल दिया गया है। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है कीटोन और एसिटाल्डिहाइड। इनका कार्बोनाइल फंक्शनल कार्बोनाइल ग्रुप सेम होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, इस तरह से जो है वो ये आ जाता है। नेक्स्ट टाइप है मेटामर्स। मेटामर्स क्या होते हैं, सेम होमोलोगो सीरीज होती है लेकिन डिफर होते हैं कि कार्बन की जो है वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक ईथर लिया है और ये ईथर, ये डाई इथाइल ईथर दिखाया है, ये मिथाइल एंड प्रोपाइल, यानी कि यहाँ से एक ग्रुप उठा के अगर मैं इसको वहाँ पे शिफ्ट कर दूँ तो उसकी वजह से जो चेंज हो जाता है ये। लेकिन यहाँ पर जो है वो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं लेना। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक ग्रुप लिख रही हूँ फॉर्मेल्डिहाइड का, यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो एक टर्मिनल यानी कि आखिरी कार्बन के ऊपर पाया जा रहा है। देखें अगर यहाँ से मैं कोई भी सी को उठाकर, सी का कोई भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन उठाकर उसको यहाँ पर लेकर आती हूँ तो फिर वो फॉर्मेल्डिहाइड तो नहीं ना रहेगा। इसीलिए मेटामर्स की जो है वो एक निशानी ये होती है कि ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के ऊपर जो है वो नहीं होता। अगली एग्जांपल है इसकी टॉटोमेरिज्म ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन्स। अब यहाँ पर एक अमाइनो एसिड दिखाया गया है, इस पार्ट को जो है यहाँ एसिड कहा गया है, ये जो है वो बेस होगा। यहाँ से ये प्रोटॉन जब यहाँ डोनेट हो जाएगा तो ये ज़्वीटर आयन के तौर पर यहाँ पे शो किया गया है। यहाँ पर से जो है वो एक हाइड्रोजन जब यहाँ चला जाएगा तो सिर्फ शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन एक आयन का हुआ है, उसको टॉटोमेरिज्म कहा गया है। एल्डोर और इनोल, कीटो और इनोल, ये भी इसकी जो है वो एग्जाम्पल। अब यहाँ पर देखें यही एग्जाम्पल को इलेबोरेट किया गया है। यहाँ पर एक कीटोन जो है वो ग्रुप दिखाया गया है। अब इस कीटोनिक ग्रुप के अंदर से अगर ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से जम करके ऊपर चला जाए, ये बॉन्ड अगर यहाँ से टूट जाए, यहाँ पर आ जाए, यानी कि ये विनाइल अल्कोहल बन गया है।
ये एक विनाइल ग्रुप हो जाएगा और ये ऊपर जो सब्स्टिट्यूशन है अल्कोहल बन जाएगी। नो डाउट इनका मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन जस्ट हाइड्रोजन की शिफ्टिंग की वजह से जो है वो ये इंटरचेंज हो गए हैं, तो इसको टॉटोमेरिज्म के अंदर जो है वो डील किया जाएगा। आइसोमेरिज्म की दूसरी टाइप को जो है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहा जाता है। ये नेक्स्ट आगे दो के अंदर डिवाइड है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मेनली कुछ बुक्स के अंदर जो है वो सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो की जाती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं बताई जाती। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को अलग से समझाया गया है कि किस तरह से ये आगे डेक्स्टो और लीवो के अंदर कन्वर्ट है, लेकिन यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बताया गया है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है कि डबल बॉन्ड के बाद जो कुछ इसके बॉन्ड या कुछ इसकी सब्स्टिट्यूशन होती हैं वो स्पेस में किस तरह से जो है वो दिखाई गई हैं। और इसकी जो बेसिक कंडीशन है वो ये है कि इसके लिए पहली बात, इसकी सबसे पहली कंडीशन ये है कि इसके लिए जो है वो एक डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा एक ही कार्बन, यानी कि एक ही कार्बन के ऊपर जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स का होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो जो है ना ये सिस होगा ना ट्रांस होगा और इवन ना ही ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। यहाँ पर जो है वो सेम कार्बन के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स का होना ज़रूरी है। आगे इसकी दो टाइप्स हैं, सिस ट्रांस। इसको मेनली सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का नाम भी दिया जाता है। एक इसकी टाइप है सिस और एक इसकी टाइप है ट्रांस। सिस ट्रांस की जो है वो नीचे एग्जांपल्स दिखाई गई हैं, यानी कि यहाँ पर जो है वो डबल बॉन्ड की सेम, मतलब डबल बॉन्ड की साइड के ऊपर, मतलब एक साइड के ऊपर जो है वो सेम ग्रुप का होना वो सिस होता है। यानी कि सेम कार्बन पर डिफरेंट जो है वो फंक्शनल ग्रुप्स होने के साथ साथ जो है, यानी कि जो डबल ग्रुप जो है वो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसकी एक ही साइड पर जो है वो सेम अगर ग्रुप को लगे होंगे तो वो सिस होगा। लेकिन अगर यही डिफरेंट हो जाएंगे, अब ये देखें कार्बन के साथ तो ऑब्वियसली जो है वो अलग अलग ग्रुप हैं, लेकिन डबल बॉन्ड की एक तरफ भी अलग अलग अगर ग्रुप होंगे तो वो ट्रांस होंगे। अब ये जो है ये लेस स्टेबल होती है। लेस स्टेबल क्यों होती है? क्योंकि ये देखें ये भी सेम है, ये भी सेम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैलिड नहीं हो रहा। ऑफकोर्स यहाँ पर जो है वो रिपल्शन होगी और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जो है ये अपनी स्टेबिलिटी खोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो डिफरेंट लगे हुए हैं, तो वो ये कुछ हद तक इससे ज़्यादा जो है वो स्टेबल होते हैं। ये अनसिमेट्रिकल होते हैं, ये सिमेट्रिकल होते हैं। सेम थिंग ऑन द ऑपोजिट साइड इज डिक्लेयर्ड एज सिमेट्रिकल, यानी कि मुखालिफ जगह पर जो है अगर एक जैसा ग्रुप लगा हो तो उसे कहते हैं सिमेट्रिकल बॉडी। जो सिस होती है ये अनसिमेट्रिकल बॉडी होती है। जो सिस होते हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो लो होते हैं। लो क्यों होते हैं? क्योंकि इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, थोड़ा सा जो है वो इसे टेम्परेचर दें तो जो है वो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो जल्दी आ जाता है, इसकी वजह से लो होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है वो मेल्टिंग पॉइंट वो भी जो है वो ओब्वियसली ज़्यादा हो जाएगा। ये पोलर होते हैं, यानी कि इनकी पोलैरिटी ज़्यादा होती है। अब ये देखें, अब ये अनसिमेट्रिकल है, मतलब जो है वो ऑपोजिट साइड के ऊपर जो है वो डिफरेंट थिंग्स हैं, तो जिसकी वजह से जो है ये अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल होने की वजह से जो है वो इसकी पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ऑपोजिट साइड के ऊपर जो है वो सेम थिंग है, तो जिसकी वजह से जो है वो पोलैरिटी जो है वो इसके अंदर इतनी नहीं आती। अब सिस के जो है वो हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। हाई बॉइलिंग पॉइंट इसका क्यों होता है? यानी कि मेल्टिंग पॉइंट तो लो है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई हो जाता है इसका? क्योंकि वाटर जो है वो उसे, यहाँ पर जो सेम ग्रुप है वहाँ पर जो है वो उसे आके वाटर को, अब ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बॉइलिंग पॉइंट को रिलेट करना है। ये ना हो कि आप बॉइलिंग पॉइंट को भी जो है वो स्टेबिलिटी और स्टेरिक हिंड्रेंस के साथ डील करके तो है वो आप इसको कर दें कि लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इन्वॉल्व होगी। नो डाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन जितने भी होते हैं, इनके पास ऑलरेडी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा जो है वो कम होती है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी हद तक जो है वो होती है। इन दोनों को इंटर रिलेट करने से हमें पता चलता है कि इसका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इसका लो होता है। इसका लो इसीलिए होता है कि वाटर जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन से आ सकता है और ये बॉन्ड्स भी एक दूसरे के दूर दूर हैं, तो जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है। यहाँ बॉन्ड पास है, तो जब वाटर आएगा अटैक करेगा तो उसको जो है वो पहले एक दूसरे के पास होने की वजह से जो है वो थोड़ा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसका जो है वो एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब केमिस्ट्री के अंदर जो होती हैं वो टर्म्स एक दूसरे से इंटर रिलेट ज़रूर कर रही होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो एनॉमली भी आ जाती है। इसीलिए आपको चाहिए कि सही जो है वो टर्म्स उनको एक दूसरे के साथ रिलेट करके जो है वो याद करने की कोशिश किया करें। अब यहाँ पर दिखाया गया है सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो एक्सिस के ऊपर होती है इसकी, और इसकी वजह से जो है ये रोटेशन शो करते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है वो रोटेशन होगी इन बॉन्ड के अंदर, लेकिन ये जो मिड के अंदर है यहाँ पाई बॉन्ड होगा,
जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो अबव और बिलो ज़्यादा होती है एक्सिस के, जिसकी वजह से रोटेशन जो है वो इस कदर इतनी प्रमोट नहीं होती। अगर पाई बॉन्ड टूटेगा तो ही रोटेशन जो है वो डेवलप हो सकती है, लेकिन पाई बॉन्ड को टूटने के लिए काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पर इतनी रोटेशन देखने को नहीं मिलती पाई बॉन्ड की वजह से। अब यहाँ पर मेरा क्वेश्चन ये है कि नो पोजिशनल एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, तो क्या इसका आंसर होगा? अब देखते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म क्या है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड जो है एक टर्मिनल जो है वो ग्रुप होता है इसके अंदर कार्बोक्सिल का, COOH हमेशा चेन के एंड के ऊपर लगा होता है, तो हमेशा उसको 1 ही रखेंगे, कभी भी वो 2 3 नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो है वो पोजिशनल आइसोमेरिज्म जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन जो है वो फंक्शनल ग्रुप के अंदर जो है ये किसी हद तक एग्जिस्ट कर रहा है। अब आगे इथेन, अब पता है क्या है, अगर आप अपनी बुक देखें ना जाके फंक्शनल ग्रुप के बारे में, तो आपको वहाँ पर क्लियरली लिखा होता है कि इथेन अल्केन जो ग्रुप होता है इसका कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। तो जब किसी का फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है तो आप उसे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के अंदर किस तरह से डाल सकते हैं? तो वो ऑब्वियसली जो है वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की कैटेगरी के अंदर नहीं आता, ना ही वो पोजिशनल ग्रुप की जो है वो कैटेगरी के अंदर आता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो ये होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो किसी हद तक फंक्शनल ग्रुप की जो है वो आता है उसके अंदर, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ देखें ये मेटामेरिज्म के अंदर भी नहीं आता। अब कभी कभी वो क्वेश्चन दे देते हैं कोई भी उठा के, इथेन दे देते हैं, मीथेन दे देते हैं, प्रोपेन दे देते हैं और कहते हैं इसकी आइसोमेरिज्म के बारे में जो है वो पूछते हैं। कोई भी आइसोमेरिज्म वो होती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पूछ लेते हैं, तो बच्चे जो होते हैं वो फ़ौरन से जो है वो ड्रा करके और उसकी कंडीशंस लगाना शुरू कर देते हैं। वो इस पॉइंट को बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि एट द स्टार्ट के ऊपर हमने ये बात कही है कि एन ग्रुप जो होता है ये 1 2 3 के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो बच्चे जो है वो फटाफट से देखने लग जाते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं वो कॉमन सेंस से क्लियर हो जाती हैं। यानी कि अगर इथेन मीथेन और प्रोपेन के अंदर कोई भी मतलब आइसोमेरिज्म नहीं है, जब मेन आइसोमेरिज्म ही नहीं है तो उसकी कोई टाइप किस तरह से उसके अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इथेन मीथेन अगर कहीं पे भी लिखा हो ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या कोई भी यहाँ से आइसोमेरिज्म पूछी हो तो उसको ड्रा करके समझने की जरूरत नहीं है, फ़ौरन से नो आइसोमेरिज्म को जो है वो टिक कर दें। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चनिंग ज़रूर किया करें, आपकी क्वेश्चनिंग जो है वो मेरा भी कोई कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकती है, बेहतर कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।